उत्तम वंशानुक्रम हेतु उत्तरदायी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बीज अच्छा हो यह तो जरूरी है ही, साथ ही यह भी देखा जाना है कि वह बीज जहाँ पल्लवित विकसित हो रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है। यदि यह न देखा गया तो वे सारे प्रयास अधूरे असफल ही रहेंगे। संतति स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो यह अपनी जगह सही है, पर वह संस्कारवान हो, मेधावी हो एवं विपरीत परिस्थितियों में भी प्रगति कर सकने की क्षमता रखती हो, यह भी अत्यंत अनिवार्य है। संतान को सुयोग्य बनाने में माता पिता की प्रजनन प्रक्रिया ही सब कुछ नहीं होती। वे तो श्री गणेश बीजारोपण मात्र करते हैं। अगला सारा काम तो समूचे परिवार या समाज को करना होता है। बीज उपयुक्त खेत में पड़कर अंकुरित होता और किसान के प्राथमिक पुरुषार्थ की सफलता व्यक्त करता, पर इतने से ही तो काम नहीं चल जाता। उसके लिए खाद कहीं से लाना पड़ता है, पानी का प्रबंध कहीं से होता है, निराई गुड़ाई में किसी का पसीना बहता है, पशु पक्षियों से रखवाली और कृमि कीटकों को निरस्त करने की जिम्मेदारी किसी को उठानी पड़ती है। इस प्रबंध में अनेकों की भागीदारी रहती है और अनेक साधन जुटते हैं। सुयोग्य पीढ़ियों के निर्माण में न केवल गर्भ स्थापन एवं गर्भधारण से उत्तरदायित्व संपन्न होता है, वरन उस अनुष्ठान से समूचे समाज को प्रकारांतर से योगदान करना पड़ता है। ऐसी दशा में उत्पादकों का ही नहीं, समाज के कर्णधारों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे सुयोग्यता संवर्धन के उपयुक्त वातावरण बनाने, साधन जुटाने की तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं हेय सृजन का दौर तो नहीं चल रहा है। सज्जन और चोर साथ साथ बढ़ते रहें तो सज्जनता के लाभ से लाभान्वित होने का स्वप्न साकार न हो सकेगा। उठने के लिए सीढ़ी बनाने और गिरने के लिए खाई खोदने का उपक्रम साथ साथ चले तो बात कैसे बनेगी। सुसंतति का शुभारंभ जनक जननी की गर्भाधान प्रक्रिया के साथ आरंभ होता है। उन दिनों की शारीरिक मानसिक स्थिति तो वंशानुक्रम के रूप में संतति को सुसंस्कारिता एवं दक्षता प्रदान करने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। इसमें कमी पड़ेगी तो सड़े धुने बीज से उत्पन्न हुए अंकुर पूर्णता तक पहुंच नहीं सकते, वरन उल्टी खीज पैदा करेंगे। जो बोने की क्रिया संपन्न करें वे ही उगने से लेकर पकने तक की अवधि में अभीष्ट आवश्यकता जुटाने का भी प्रबंध करें। इसके लिए उनकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। तात्पर्य यह है, प्रजनन कृत्य में संलग्न होने वालों की आर्थिक स्थिति भी इस योग्य होनी चाहिए कि अपने उत्पादन को
समुचित खाद पानी देने तथा सुरक्षा जुटाने में व्यतिरेक उत्पन्न न हो सके। जिसके पास ऐसे साधन नहीं, वे बोने का साहस ही न करें। इसमें जुताई बुआई का श्रम निरर्थक जाता है। साधनों के अभाव में जब अंकुर सूखते हैं तो दुख भी होता है और अपयश भी लदता है। इस अक्षम विकृति सृष्टि का यदि भार वहन करना पड़े तो यह भी विश्व मानव की कुसेवा है। उत्पादित संतान का भविष्य न बना सकने की क्षमता न होते हुए भी उस वजन को उठाकर अपनी गर्दन तोड़ लेना और भार की गठरी को जमीन पर गिराकर चूर चूर कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। सुप्रजनन की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के लिए विज्ञ जनों में उपयुक्त वातावरण, प्रशिक्षण एवं सुविधा साधन जुटाने के लिए समूचे समाज को प्रोत्साहित किया है। इससे पहले उनका कथन यह भी है कि यह कार्य मात्र उन्हें ही करने दिया जाए तो हर दृष्टि से इसके लिए उपयुक्त होने की कसौटी पर कस लिया जाए। जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक विद्यालयों में भर्ती होने से पूर्व छात्रों की प्राथमिक योग्यता जांच ली जाती है, उसी प्रकार बालकों के उत्पादन की आज्ञा भी समूचे समाज की ओर से मिलनी चाहिए, ताकि कुपात्र उस कार्य में हाथ डालकर मानवीय बिरादरी का अहित न करने लगे। नागरिक अधिकारों की गणना में यदि यौन कर्म आता हो तो भी उसके पीछे इतना नियंत्रण तो रहना ही चाहिए कि वह शरीर क्रीड़ा तक सीमित रहे और समाज संकट उत्पन्न करने का कारण न बने। संतानोत्पादन समाज को प्रभावित करने वाला कृत्य है, इसलिए उस पर यदि समाज या शासन की ओर से अंकुश लगता है तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता तभी तक उचित ठहरती है जब तक कि उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता। इसके आगे कदम बढ़ते ही समाज को अधिकार क्षेत्र बनता है कि वह स्वतंत्रता का व्यतिरेक न करे, अपनी मर्यादा में सीमित रहे। शरीर क्रीड़ा तक ही नागरिक अधिकारों की परिधि समाप्त हो जाती है। प्रजनन कर्म स्पष्टतः समाज को लाभ या हानि पहुंचाने वाला कृत्य है। ऐसी दशा में उसका अधिकार होना चाहिए कि सुप्रजनन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें और उपयुक्त जोड़ों को यह उत्तरदायित्व निभाने के लिए अनुरोध पूर्वक आवश्यक सुविधा प्रदान करें। प्राचीन काल में इसके लिए नियोग प्रचलन था, अब उसके लिए स्पर्म बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था जुटाना अगला काम है। प्रथम चरण कुप्रजनन को रोकना है, जिसके कारण इन दिनों त्राही त्राही मची हुई है और अगले दिनों विपत्ति बरसाने वाली घटा घिरती आ रही है। इस रोकथाम की ओर विश्व विचारकों का ध्यान गया है और उनने
व्यक्ति तथा समाज से समान आग्रह किया है कि वह अवांछनीय प्रजनन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने वाले कदम उठाएं, अन्यथा भविष्य को अंधकारमय बनाने बाल विभीषिकाओं में अनुपयुक्त संतानों की भरमार से जो संकट उभरेगा, उसका समाधान कर सकना किसी के हाथ में नहीं रहेगा। टिड्डी दल से होने वाली हानियों को जो जानते हैं, जिन्हें मूषकों की, मच्छरों की अभिवृद्धि के दुष्परिणामों का पता है, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि आज का कुप्रजनन अगले कल किस प्रकार समूचे वातावरण को विषाक्त करेगा और अनेक समस्याओं का कारण बनेगा। फ्रांस के व्यक्तित्व विशेषज्ञ अल्फ्रेड वीने ने मेधावी और मंदमती लोगों की इन मौलिक विशेषताओं का आधारभूत कारण उनके जन्मदाताओं की जिन्स संपदा को बताया है और कहा है, मेधावी संतानों का जन्म वे ही लोग दे सकते हैं जिनका व्यक्तित्व इसके लिए हर दृष्टि से परिष्कृत हो। पुरातन जिन्स वैभव में आज के व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। वीने ने अपने ग्रंथ द ट्रेनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में इस बात पर अधिक जोर दिया है कि किसी को बुद्धिमत्ता विकसित करनी हो तो यह कार्य उसके जनक जननी को अपनी शारीरिक मानसिक दक्षता तदनुरूप बनाने के साथ आरंभ करना चाहिए। अनुपयुक्त वंश परंपरा लेकर जन्मे बालकों में प्रतिभावान बालकों का उत्पादन बहुत प्रयत्न करने पर भी एक छोटी सीमा तक ही संभव हो सकेगा। अमेरिका में इस संबंध की खोजबीन करने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई महामनीषियों ने असाधारण प्रयत्न किए हैं। इनमें स्टैनफोर्ड के डॉक्टर लीवस टरमान, न्यू जर्सी के प्रोफेसर हेनरी गॉडर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट यर्कीज प्रमुख हैं। इन तीनों ने संतानोत्पादक दक्षता के संबंध में एक विशेष पर्यवेक्षण पद्धति का आविष्कार किया है। उसका नाम दिया है स्टैनफोर्ड वीने टेस्ट। वे कहते हैं, जो इस परीक्षण में खरे उतरे मात्र उन्हीं को संतानोत्पादन का लाइसेंस मिलना चाहिए, शेष को इसके अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यूनेजिम्स रिसर्च एसोसिएशन को कमिटी ऑन इनहेरिटेज ऑफ मेंटल टेस्ट के सन्मुख प्रोफेसर गॉडार्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि ऐसे लोगों को बलपूर्वक वंध्या बना दिया जाए जो यौन कर्म में तो रत रहते हैं किंतु सुयोग्य उत्पादन की दृष्टि से अक्षम। इस प्रतिवेदन से प्रभावित होकर मूढ़ता की रोकथाम प्रजनन के लिए कई देशों ने कानून भी बनाए और अंकुश भी लगाए। ऐसे अनुबंधों में
पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, न्यू जर्सी और इयोवा में हल्के फुल्के कानून भी बने। प्रजातंत्र में बहुमत का विरोध देखकर भी ऐसे सुधार करते समय फूंक फूंक कर कदम उठाने होते हैं। इन कानूनों में शराबी, अफीमची, अपराधी, आक्रामक, असंतुलित, विक्षिप्त, सनकी, दुर्बल, रोगी लोगों को संतानोत्पादन के अयोग्य घोषित किया गया और अनुबंध के उल्लेख पर कड़े दंड का प्रावधान रखा गया। सरकारी महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करने के संबंध में उपयुक्त व्यक्तित्व तलाश करने की दृष्टि से उपयुक्तों का परीक्षण करने में अमेरिकी साइकोलॉजी एसोसिएशन की भी भागीदारी थी। उसके अध्यक्ष मेजर यर्कीज ने जिन्हें प्रतिभावान पाया, उनमें से अधिकांश वह विशेषताएं अपनी वंश परंपरा से साथ लेकर आए थे। भविष्य निर्माण के लिए जहां अन्यान्य साधन जुटाने की आवश्यकता है, वहां भावी पीढ़ी में मनस्वी एवं व्यक्तित्व संपन्न होने की बात को भी महत्व मिलना चाहिए। इसके लिए सुप्रजनन को प्रोत्साहित और कुपात्रों को निरुत्साहित और प्रतिबंधित करने की भी आवश्यकता है। यौन वंशानुक्रम में प्रधानतया जनक जननी के संस्कारों का ही बाहुल्य रहता है, तो भी माता और पिता की पिछली पीढ़ियों के उत्तराधिकार भी किसी मात्रा से हस्तांतरित होते रहते हैं, भले ही वे अपेक्षाकृत स्वल्प मात्रा में ही क्यों न हो। यह विरासत आगे आगे बढ़ती चलती है और अनेक पीढ़ियों तक अपने प्रभाव किसी न किसी रूप में छोड़ती जाती हैं। इस संदर्भ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनक और जननी की आती है कि उनने अपने उत्तराधिकारियों को देने के लिए क्या कुछ संजोया है। इन दोनों में भी पिता की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि भ्रूण पर वर्चस्व उसी के पक्ष का रहता है। प्रतिभा जितनी पिता की संतान को हस्तांतरित होती है, उसकी तुलना में माता का योगदान अपेक्षाकृत कम ही रहता है। वंशानुक्रम में पिता की विशेषता रहने पर माता का उत्तरदायित्व हल्का नहीं होता, पर वह उस कमी को गर्भ धारण के समय अपनी सुसंस्कारितता हस्तांतरित करके पूरा संपन्न करती है, जबकि यह कार्य पिता की लंबी अवधि तक साधनारत रहकर पूरा करना पड़ता है। सुप्रजनन की दृष्टि से उपयुक्त पिताओं को तलाश करना और उन्हें अपना महान उत्तरदायित्व संभाल सकने के लिए लंबे समय तक आत्मनिर्माण साधना के लिए सहमत किया जाना चाहिए। उनके
व्यक्तित्व का ही अगली पीढ़ी से हस्तांतरण जो होना है, इसका अर्थ यह नहीं कि माता की उपेक्षा की जाए। उनमें से अधिकांश में भावनात्मक वरिष्ठता प्रकृति प्रदत्त परंपरागत रूप से पाई जाती है, तो भी उन्हें गर्भ धारण के समय की तथा पालन पोषण के दिनों की उत्कृष्टता तथा सतर्कता जानने तथा अभ्यस्त करने का प्रयत्न समय रहते किया जाना चाहिए एवं इस हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। संस्कारवान प्रतिभावान नागरिक जन्मेंगे तो दोनों ही घटकों के श्रेष्ठ होने पर एक भी पक्ष घटिया हुआ तो संतति वैसी ही होगी जैसी आज बहुसंख्य देखने में आ रही हैं। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन, चैप्टर 1 समाप्त।